नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है एडवोकेट शेख आमिर के साथ, जो कि कांग्रेस लीडर भी है। आज हम इनसे बात करेंगे और मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं उन पे आज हम बात करेंगे। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत खैर मकदम है सर हमारी चैनल में। शुक्रिया। सर, हमारा पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा कि अभी जो कोविड को रिलेटेड जो भी सिचुएशंस आज है, जैसा कि पूरे मुल्क में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है जो ऑक्सीजन को लेकर आ रही है, एज हम आपसे पूछना चाहेंगे एज बीइंग ए कांग्रेस लीडर, कांग्रेस का क्या रोल है जो कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन पूरे मुल्क में बन रही है। शुक्रिया आबिद साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। पहली तो ये बात है जहाँ तक आपने ये कहा कि कांग्रेस का क्या रोल है, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोगों को पहले ये समझना चाहिए जो एक हवा बनाई जा रही है। देखो, सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है और कांग्रेस जो है अपोजिशन में है। जहाँ तक आपने कांग्रेस का रोल कहा, पहले तो मैं ये कहूँगा कि 2020 में जब पैंडेमिक शुरू हुआ तो उसके बाद पूरे दुनिया में ये जो कोरोना है, ये वबा जो पूरी दुनिया में फैला हुआ था, और उस वक्त लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुई, और उसके बाद हम देखें कि पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से हमारे जो गरीब गुरबात थे, जो मजदूर पेशे जो लोग थे, कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। और उसके बाद जब कोरोना कंट्रोल हुआ और एक वक्फा था, एक इतना टाइम गैप था सरकार के पास कि वो इक़दामात ऐसे उठाएं, तैयारियां करें, क्योंकि सेकेंड वेव का आना, कहते थे कि सेकेंड वेव आ सकती है, और इतना वक्फा था, इतना वक्त था कि सरकार ऐसे इक़दामात ले कि आगे जो इस सेकेंड वेव आएगी उससे पहले हम तैयारी करें। चाहे वो आप जब कहते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात करते हैं, हॉस्पिटल्स में हम कहते हैं कि कैपेसिटी बढ़ाने की बात करते हैं, हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसके बाद आप देखें इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में आपने देखा रैलियां कैसी हुई। उसके बाद आपने देखा कुंभ मेला जो है वो 1 साल बाद हो रहा था, उसको प्रीफोन किया गया, प्रीफोन करके 1 साल पहले उसको किया गया। और उसके बाद एक हब, देखो बार बार पिछली बार जब कोरोना हुआ था और लॉकडाउन हुआ था तो इल्ज़ामात जो थे आयद किए गए थे तबलीगी जमात पर, एक कम्युनल कलर इसको दिया गया था। बदकिस्मती की बात है क्योंकि सरकार ही कम्युनल है, इनका एजेंडा ही कम्युनल है, तो सारे इल्ज़ामात जो थे वो आप न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे थे कि कैसे तबलीगी जमात जो एक जिम्मेदार जमात है उन पर कैसे इल्ज़ामात आयद किए गए। और उसके बाद आप देख लीजिए कि कुंभ मेला किस तरीके से उसका इनेकाद किया गया और किस तरीके से वहाँ जो लोग थे, आपने देखा कि कोई SOPs फॉलो नहीं की गई, और मैक्सिमम जो पॉजिटिव केसेस अगर आपने देखे होंगे, मैक्सिमम पॉजिटिव केसेस वहाँ से आए। बिल सर, ये जो सवाल है कि सरकार जो एक कम्युनल रोल जो निभा रही है, आप कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या इस कम्युनल रोल की वजह से जो गरीब तबका है वो पिस रहे हैं सर? तो यहाँ पे सवाल ये है कि वो अपना कम्युनल रोल जो निभा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो गरीब तबका इस टाइम पे इन हालातों से गुजर रहा है, उनको उनके देखभाल के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? देखिए, पूरी दुनिया में कोरोना हुआ और जब इसकी तशरीफ आवरी हिंदुस्तान में हुई तो ये हिंदू और मुसलमान बन गया, ये और मस्जिद और मंदिर की बातों में ये अटक गया और इसको कम्युनल कलर दिया गया। आप जहां कहते हैं कि क्या कम्युनल कलर देने से क्या इसमें गरीब तबके का कुछ नुकसान हुआ, देख लीजिए, सिर्फ वहां वो नुकसान की आप बात करते हैं जब पिछली बार कांग्रेस ने गाड़ियों की बसेस का इंतजाम किया था तो उसको यूपी के बॉर्डर पर रोक दिया गया। वजह क्या थी? अपनी सियासी इंटरेस्ट को, पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए गरीबों तक वो जो बसेस थी नहीं पहुंची, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि कांग्रेस लोगों गरीबों के लिए कुछ करे। उसके बाद आप देख लीजिए कि रस्तों में कितने गरीब लोग, मजदूर पेशा लोग कितने मर गए, कितने लोग पैदल चल रहे थे, और उस सफर में कितने लोगों ने अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो कहीं ना कहीं यहां के लोगों की परवाह नहीं की जा रही है, अपनी सियासत की, अपने इक़्तिदार की, रियासत जिनमें इलेक्शंस हो रहे हैं, चुनाव की तैयारियां की जा रही थी, और गरीब जो तबका है दरकिनार और दरगुजर किया गया।
और आप देख लीजिए, या तो कोरोना मार रहा है, अगर लॉकडाउन होता है तो गरीब पेशा जो है वो इसका शिकार हो रहा है। तो उनके लिए भी कोई इंतजामात और अहकामात नहीं लिए गए और उठाए गए कि ताकि वो जो गरीब तबका, बिकॉज इंडिया की जो हम बात करते हैं, गरीब तबका बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं काफ़ी हैं। तो वैक्सीन का भी अगर आप देखें कि वैक्सीन की अभी जो आप बात करते हैं, तो एक पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, आप यूएस में वैक्सीन की रेट देख लीजिए, यहाँ पर 600, 1200 और 900 जो 3 वैक्सीन है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, और जो फॉरेन से आ रही है, तो 1200 तक इनकी रेट्स है। जबकि यूएस में अगर देखेंगे तो 300 से लेकर 300 मैक्सिमम वहाँ पे जो लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। तो आप देख लीजिए कि वैक्सीन भी एक ऐसी चीज़ बन गई कि जो यहाँ पर गरीब तबका उसका अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो सियासत हो रही है, और सियासत मैं मानता हूँ सियासत एक बहुत अजीम चीज़ है, एक अच्छा काम है, लेकिन जब सियासत सही तरीके से की जाए, उन लोगों के लिए की जाए जो लोग हकदार हैं, मोहताज हैं, यतीम हैं। जो आप देख लीजिए कि यहाँ पर इस वक्त सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो गरीब तबके की है। सर मेरा एक और सवाल है कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, तो सरकार ने जो भी कदम उठाए, लॉकडाउन तो बिल्कुल लगाया है, लेकिन इसके चलते जो इकॉनमी है हमारी कंट्री की वो बहुत ही कम होती जा रही है, लो होती जा रही है। हमारा जीडीपी जो है दिन ब दिन गिरता जा रहा है। क्या सरकार के पास कोई अल्टरनेटिव इस टाइम पे है, या इनको कौन से अल्टरनेटिव्स आने चाहिए ताकि ये जो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स आ रही है ये ना आए? देखिए, जहाँ तक आप इकॉनमी की बात करते हैं, इकॉनमी तो 2014 से ही इकॉनमी का बुरा हाल है। जीडीपी तो 2014 से ही गिरती आ रही है, और एक बहाना इनको मिल गया था कोविड के चलते और लॉकडाउन के चलते कि पूरी दुनिया में बुरा हाल है, तो इसमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये मैन मेड डिज़ास्टर है, पूरी इकॉनमी को ख़त्म कर चुके हैं। हर चीज़ को आप देख लीजिए कि इनने जिस जिस चीज़ में एक्सपेरिमेंट किया, डिमोनेटाइजेशन की गई, जीएसटी किया गया, और अभी डिमोनेटाइजेशन का एक कुल्हाड़ी पड़ी थी, तो उसके बाद उनने जीएसटी का, तो हर मामले में जो इनके पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, जितनी प्लान्स हैं वो फेल हो रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जो इकॉनमी की हम बात करते हैं, मुल्क की इकॉनमी के बारे में नहीं सोचते हैं, ये अपनी जेब भरने के बारे में सोचते हैं। आपने हाल ही में देखा कि प्राइम मिनिस्टर की हमने वो कहा कि उनकी रेजिडेंस की बनाने की बात चली, उससे पहले पार्लियामेंट की, नए पार्लियामेंट बनाने की बात चली थी, उसके पहले आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो हेडक्वार्टर है उस पर कितना पैसा लगा, उसके बाद आप देख लीजिए कि स्टैचूज पे, पटेल की स्टैचू पे कितना पैसा लगा। और वही पैसा अगर इस वक्त गरीब तबके के लिए एक इनपुट दिया गया होता, शायद मुझे लगता है कि इतनी परेशानी और इतनी महामारी नहीं होती। सर यहाँ पे जो यूथ है वो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयड है, तो ये एक डिप्रेशन सा क्रिएट हो गया है हर एक शख्स के जहन में कि ये अगर ये महामारी ऐसी रही तो उनकी जो ज़िंदगी है उसको बसर करना बहुत मुश्किल होगा। तो सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए कि जो अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रही है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, मैं खासकर कश्मीर की बात करूँगा। कश्मीर में लॉकडाउन से पहले 370 की मनसूखी हुई थी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 साल से कश्मीर बंद पड़ा हुआ है। 370 की मनसूखी के बाद शटडाउन हुआ, और शटडाउन से निकलकर हम लॉकडाउन में आ गए, और उसके बाद हम 2021 के लॉकडाउन में आ गए। तो कश्मीरी काफ़ी पस्त हो गया है, काफ़ी वादे किए गए। 370 की मनसूखी के वक्त पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर साहब ने, अमित शाह ने कुछ वजूहात दी 370 की मनसूखी क्यों की जा रही है। वजूहात दी कि तरक्की के आड़े आ रहा है, बेरोजगारी है, विकास होगा, तरक्की होगी, खानदानी राज खत्म होगा। तो इससे ये जो वादे किए गए, जो वजूहात दी गई, इसके साथ साथ वादे भी दिए गए कि बेरोजगारी नहीं रहेगी, विकास होगा, तरक्की होगी, खानदानी राज खत्म होगा, कश्मीर, नया कश्मीर। आप बार बार सुनते हैं नया कश्मीर, और नया कश्मीर के जो एजेंट्स हैं आप रोज़ उनको देखते हैं टीवी पे चिल्लाते हुए कि हमने नया कश्मीर बनाया है, और नए कश्मीर में कुछ गिने चुने लोगों को आगे लेकर वो बता रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, जैसे ये इंटरव्यू मैं आपके साथ कर रहा हूँ, ज़रूर लोग जो होंगे, यहाँ के नौजवान जो होंगे, वो शाम को इसी इंटरव्यू पे कमेंट्स देखेंगे, मुझे कोस रहे होंगे। क्यों कोस रहे हैं, वो मेरे खिलाफ क्यों हैं? बहुत सारे, मैं कहूँगा कि मैं इसको बड़े वसूख के साथ कहता हूं कि 90% लोग मुझे जानते नहीं होंगे, तो मेरे खिलाफ क्यों बोलेंगे?
वो मेरे खिलाफ नहीं, वो इस सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हैं। वो एक इस ऐसे सिस्टम के खिलाफ जिस सिस्टम ने उनको कभी मौका नहीं दिया, एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया। जब यहां के नौजवानों को एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज नहीं है, रिक्रिएशन फैसिलिटीज नहीं है, बेरोजगारी है, और जो वादे दिए गए थे उसके बाद आप देख लीजिए कि जो कश्मीरियों की कहीं ना कहीं हो सकता है कि एस्पिरेशंस भारतीय जनता पार्टी से बढ़ गई होंगी, और उसके बाद अब वो एस्पिरेशंस आहिस्ता आहिस्ता आप देख लीजिए कि वो एलिनेशन में तब्दील हो रही है। और यहां के नौजवान अगर सियासत में जाना चाहते थे तो उनको सियासत के दरवाजे बंद पड़े मिले, चाहे वो किसी भी पार्टी की आप बात करें। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं, मेरा कोई पॉलिटिकल गुरु नहीं था, पॉलिटिकल मेरे फैमिली से कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। मेहनत करके जहां तक पहुंचा हूं, पहले तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं, उसके बाद मेरे घर वालों का, लेकिन बड़ी मेहनत से और अपना रास्ता बड़ी मुश्किल से निकाला। बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्रिएट नहीं हुई, कैपेबिलिटीज़ को डेवलप नहीं किया गया। और उसके बाद आप कहते हैं कि नौजवानों में बेरोजगारी है। अरे भाई, कश्मीरियों के साथ आप देख लीजिए भाई, कितने वादे 2014 से कितनी बातें हुई हैं। ऐसा लगता है कि पूरा कश्मीर रोजगार हो गया है अगर हम शाम के न्यूज़ आवर्स देखें। 370 के बाद जिस तरीके से यहाँ पर बाहर की डेलीगेशंस को लाया गया, उनको कश्मीर के नज़ारे कराए गए। हम बंद पड़े हुए थे, लेकिन वो कश्मीर के नज़ारे, वो कश्मीर में खुलेआम घूम रहे थे और पूरी दुनिया को ये दिखाया जा रहा था कि कश्मीर बिल्कुल ठीक है। तो सर कहीं ना कहीं ये मतलब यहाँ पे जाहिर हो रहा है कि जो ग्राउंड सिचुएशंस जो थी, जो ज़मीनी सतह पे जो हालात है, क्या वो कहीं ना कहीं लोगों से छुपाए गए हैं? देखिए, बाहर के लोगों से तो बिल्कुल छुपाया गया। उनको किसी एक लोकेशन पे जाकर अपने लोगों को वहाँ खड़े रखकर दिखाया गया कि कश्मीर की सूरत हाल ठीक है। देखिए, कश्मीर में किसी भी मुल्क को, किसी भी सोसाइटी को, रियासत को, किसी भी कौम को अगर तरक्की की राह पे चलना है, वहाँ के नौजवानों को मजबूत करने की ज़रूरत है। और तरक्की की मशाल अगर कोई उठा सकता है, वो नौजवान उठा सकता है। जम्मू कश्मीर की बात करें, हमारे मुल्क की बात करें, 70% यहाँ की जो तादाद है वो नौजवानों की है। तो जिस मुल्क में 70% तादाद जो होगी, 20 से लेकर 45 तक अगर हम कहेंगे, वो अगर नौजवानों की है, तो उस मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी है वो नौजवान है। लेकिन जब हम कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में आप जो भी फैसला, जो भी बात, हिंदुस्तान में 28 स्टेट्स हैं। 28 स्टेट्स में अगर आप देखेंगे, शाम को जब न्यूज़ आवर लगता है तो कश्मीरी, शाम को जब टीवी देखते हैं तो मुद्दा कश्मीर होता है। इलेक्शन बिहार में होता है, मुद्दा कश्मीर होता है। इलेक्शन यूपी में होता है, मुद्दा कश्मीर होता है। तो हमारे नाम पे सियासत की जाती है, हमको इस्तेमाल किया जाता है, वोट उनको वहां लेने होते हैं। कहा जाता है कि 370 भारतीय जनता पार्टी ने मनसूख किया, लेकिन उसका लाभ, उसका फायदा, उसके बेनिफिट्स एंड प्रॉफिट्स क्या हमको मिले? नहीं मिले। अगर मैं कहता हूं उन्होंने सियासी तौर पे, पहले तो मैं ये कहता हूं एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वाज द वॉल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट वाज एब्रोगेटेड इन एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे। लेकिन आपको बात करने का हक नहीं है। कहते हैं हिंदुस्तान इंडिया इज एन ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, सॉरी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी उस जमहूरियत को पामाल किया, यहाँ के हमारे हुकूक को पामाल किया। और आप अगर देखेंगे कि यहाँ का जो नौजवान है, अगर वो इस आइडिया ऑफ इंडिया के नज़दीक एक स्टेप चलता है तो कुछ ऐसा होता है कि इसको 10 कदम पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि हमको इस्तेमाल किया गया है, हमको जंग का एक अखाड़ा जो बनाते हैं हमको उस तौर पे लिया गया है, ना कि हमको कश्मीरी अवाम को वो अपना नहीं समझते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। और कांग्रेस जो है, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की एक सेकुलर पार्टी है, सेकुलर पार्टी है। देखिए, अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, वो भी कभी ना कभी इनके साथ हाथ उनने जोड़ा है। उमर अब्दुल्ला साहब उनकी कैबिनेट में मंत्री थे। उसके बाद आप अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ लाने में सबसे अहम रोल जो है पीडीपी ने निभाया। उनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया, उनको यहाँ के सेक्रेटरीट में लाया, ताकि वो भी यहाँ की कश्मीर की जो वीकनेस थी कहाँ, उन्होंने उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और उसके बाद 370 की मनसूखी हुई। लेकिन कांग्रेस वो वाहिद पार्टी है,
कांग्रेस वाहिद पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी हाथ नहीं मिला सकती है, और यहाँ के नौजवानों के लिए इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं, चाहे हमारी सरकार है या हमारी सरकार नहीं रहे है, चाहे हमारे साथ लोग रहें, वो लोग जो इस वक्त इक़्तिदार की भूख में, मैं उन लीडरान की, वैसे तो इन लीडरान नहीं कहना चाहता हूँ, जिन्होंने इक़्तिदार की भूख में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर वो उनकी तरफ चले गए, चाहे वो अपनी पार्टी में गए या भारतीय जनता पार्टी में गए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस अपने, अभी भी आप देखेंगे कोविड का महामारी चल रही है, और हमारे जो ऑल इंडिया यूथ प्रेसिडेंट हैं उनको क्वेश्चन किया गया, जबकि वो उन्होंने बहुत बेहतरीन अच्छा काम किया, फिर भी उनको बुलाया गया क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि लोगों के लिए कोई काम करे। सर, एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे, जो भी लोग आपको देख रहे हैं, आप एक कांग्रेस के उभरते हुए लीडर है, तो आपसे हम एक मैसेज जो लोगों के लिए आप देना चाहेंगे, क्योंकि बीइंग ए यूथ लीडर, क्योंकि आप खुद भी यूथ में ही आते हैं, तो आपका इंप्रेशन जो यूथ के लिए है, एक मैसेज जो आप देना चाहेंगे सर। देखिए, जहाँ तक नौजवानों की बात है, मैं बार बार कहता हूँ कि नौजवान को मजबूत करने की ज़रूरत है, और जब आप मैसेज कहते हैं कि यहाँ की यूथ, मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ के नौजवान को जमहूरियत से, सियासत से भरोसा उठ गया, तो वो भरोसा, क्योंकि जहाँ तक जमहूरियत की बात है, जब तक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन नहीं होगी यूथ की, जब तक यूथ आगे नहीं आएगा, जब तक यूथ सियासत में नहीं आएगा, चाहे आप सहाफ़त में हैं, सियासत में हैं, हर फील्ड में, हर तबके में ज़रूरत है कि यूथ आगे आए। और जब यूथ, देखिए, हम ब्लेम गेम करते हैं, हम कहते हैं भाई जो लीडर थे इनने अच्छा काम नहीं किया, तो आखिर उन लीडरों को चुना किसने? हमने ही चुना। 370 की मनसूखी के बाद बहुत सारे एक तबके को, बहुत सारे लोगों को ये एहसास हो चुका है कि कहीं ना कहीं इस सिस्टम से बाहर रहकर हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है, और जिन लोगों को हमने इस सिस्टम में भेजा उन्होंने हमारा काफ़ी नुकसान किया है। वो अपने जेब भरने में, अपने महल बनाने में, अपने बच्चों की तकदीर संवारने में, ना कि वो यहाँ के लोगों की तकदीर संवारे। उन्होंने हमको अंधेरे में रखकर अपने बच्चों की, अपने औलाद की, अपने अहलो अयाल की, उनकी तकदीर संवारने में लगे। उनको दुबई में उनको ज़मीनें खरीदनी थी, उनको वहाँ मकान खरीदने थे, उनको यहाँ के बेरोज़गार, हमको बेरोज़गार करके वो अपने ख़ानदान का रोज़गार ढूंढ रहे थे। अगर यहाँ पे कोई पढ़ा लिखा था लेकिन उसको नौकरी नहीं मिली, लेकिन उनके अनपढ़ लोगों को नौकरी मिली। देखिए, ये हमारे लीडरान की भी गलती है, क्योंकि यहाँ की कमज़ोरी उन्होंने देखी। अगर हमारे लीडरान में कमजोरी नहीं होती तो ये आज हमारा बुरा हाल नहीं होता। सर, तो स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? स्ट्रेंथ हमारा, देखिए, मैं बार बार कहता हूं, स्ट्रेंथ हमारा नौजवान है, और नौजवान वो नौजवान जो ग्रास रूट पे जुड़ा है, जो हमारी तर्जुमानी और निगहबानी की बात करते हैं, जो हमारी रहनुमाई की बात करते हैं, हमारे टीवी स्टूडियोज में बैठकर, घर में उनके पहचान नहीं है, मोहल्ले में इनको कोई जानता नहीं है, उनको 4 लोग साथ में नहीं है, लेकिन वो हमारी रहनुमाई की बात करते हैं। लोग, मैं मानता हूं कि लोगों को, लोग नाराज हैं, जिन लोगों को वो देखते हैं वो तस्लीम नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमको करना क्या चाहिए? एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, उस वैक्यूम को फिल करने की जरूरत है। देखिए, अगर आपको आप चाहते हो, आप लीडर बनना चाहते हो, आप लीड करना चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो, आप लोगों के दुख सुख में काम आना चाहते हो, आइए, मैं आपको वेलकम करता हूं, आप जुड़िए हमारे साथ। और ऐसा नहीं है कि हम किसी का एजेंडा और किसी का प्रोपेगेंडा यहां पर चलाने की जरूरत नहीं है, ना हम चला रहे हैं। हम लोगों की बात करेंगे, चाहे हमारे साथ एक ही फर्द रहे, लेकिन उस असूल पे रहे, उस आइडियोलॉजी पर रहे। कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है, और अगर किसी को इस पार्टी के खिलाफ कुछ रंजिश भी है, कुछ, देखिए, कुछ फैमिलीज में भी कुछ परेशानियां आती हैं, गलतियां होती हैं, हमसे भी गलतियां हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उन गलतियों को तस्लीम नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी बात जो है, नौजवान को आगे लाने की जरूरत है, और नौजवान जो आगे आए, ना कि किसी के, हम नहीं कहते हैं उसको आगे आए, जैसे यहां पर मैंने बार बार कहता हूं कि यहां पर कोशिश हुई कि एजेंट्स बनाने की कोशिश हुई, लीडर बनाने की कोशिश कभी नहीं। यहां पर कभी नौजवान लीडर नहीं उभरा। जिनको भी आप देखते हैं, वो अपने मुफाद, ज़ाती मुफाद के चलते कभी एक पार्टी में है, कभी दूसरी पार्टी में है, उनका ज़ाती मुफाद है। लेकिन वो लोग आप देख लीजिए कि जिनमें एक एनर्जी है, जिनमें पोटेंशियल है, जानबूझ के डेलिब्रेटली उनको किसी और रास्ते पे डाल दिया जा रहा है। जो सही रास्ता है, जो तरक्की का रास्ता है,
जो रोजगार का रास्ता है, जो रास्ता उनको अपनी कामयाबी और उनकी मंजिल की तरफ ले जाएगा, उस रास्ते को जानबूझ करके ब्लॉक किया गया है। और जो रास्ता उनको सिर्फ मौत की तरफ लेता है, जो रास्ता उनको बर्बादी और तबाही की तरफ लेता है, उस रास्ते के दरवाजे खोल दिए गए। देखिए, ये साजिश है। इस साजिश को अब वो वक्त आ गया है। फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, हम दुआएं करते हैं अल्लाह ताला फ़लस्तीन को, जो इस वक्त इजराइल जिस तरीके से उन पर जो अटैक हो रहे हैं उससे बचाए। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि हमें अपनी जहन की धार को तेज करना चाहिए। जब तक हम नॉलेज को, इल्म को, ना कि जहलत छोड़ के हमें आगे चलना चाहिए, ताकि हम भी इस सोसाइटी को, इस समाज को कुछ दे सके, ना कि हम सिर्फ तंज करें, बातें करें। आप देख लीजिए कि हमारी आदत हो चुकी है कि हम सिर्फ बात करते हैं, हम अपना ओपिनियन देते हैं, लेकिन हमने उस पर क्या किया होता है, उस पर हमारी खुद की अमल क्या होती है, उस पर हमने कभी सोचा नहीं है। तो यही गुजारिश करता हूं कि अब उस चीज़ से बाहर आ जाएं। वक्त आ गया है कि अब कश्मीरियों को बेदार होना चाहिए, आगे निकलना चाहिए। जब हमारे साथ कुछ होता है, पंजाब के साथ छेड़छाड़ हुई, आप देख लीजिए सब एक ही सफ में खड़े थे। हमारे साथ छेड़छाड़ नहीं, हमें बर्बाद किया गया, लेकिन इस बर्बादी में हमारे काफ़ी लोग उनके खेमे में शामिल हुए। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनका ज़मीर अभी भी बिका नहीं है। मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ, आगे आई, इंशाल्लाह ये जो मशाल है हम साथ लेकर निकलेंगे, ताकि हम कश्मीर को उस बर्बादी और तबाही से, आगे आने वाली तबाही से बचा सकें। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे शेख आमिर साहब, जो कि एडवोकेट है और कांग्रेस के उभरते हुए लीडर है। तो यहाँ पर अभी आपको यही बता सकते हैं आपकी जो इनका नज़रिया है, जो बीजेपी जो इस टाइम पे हुकूमत है, वो यही है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, और जो यहाँ पे सरकार जो अभी प्रोपेगेंडा चला रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बिल्कुल उसके जद में आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अभी ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं ख़राब ही दिखाई दे रहे हैं। आप देखते रहिए JK रेवोल्यूशन। कैमरामैन मुहीब के साथ मैं एहसान।